हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इटली के आगामी चुनाव के बीच भारत इटली संबंध की। यह आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर इटालियन पीएम मारियो ड्रैगी रिजाइन्स आफ्टर गवर्नमेंट इम्प्लोड्स के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक किन वजहों से खबरों में है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इस इस्तीफे के साथ इटली एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। मारियो ड्रैगी का इस्तीफा तब आया जब सरकार के गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर समर्थन नहीं दिया गया। दरअसल महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर शुरू हुए 5 स्टार मूवमेंट की वजह से सरकार के सहयोगियों में विभाजन हो गया। इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर वे जनता के बीच अपनी साख खोना नहीं चाहते थे। वे इस बात से बखूबी परिचित थे कि अगले ही साल इन्हें संसदीय चुनाव का सामना करना है। ऊपर से इटली तकरीबन पिछले 1 दशक से अस्थिरता का भी सामना कर रहा है। ऐसे में वहाँ हर कोई अपने लिए अवसर की तलाश में लगा हुआ है और आगामी चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मारियो ड्रैगी ने सरकार में चल रहे इस अस्थिरता व विभाजन को खत्म करने और बिखरी सोच पर आधारित अपने खंडित गठबंधन को नया आयाम देने के लिए नए चुनाव का ऐलान किया है। इसके लिए 25 सितंबर की तारीख तय की गई है। मतलब ये कि इटली 25 सितंबर को अपनी नई संसद का चुनाव करने वाला है। वैसे ये चुनाव मई 2023 में होना था और अब जबकि चुनाव का आयोजन जल्द हो रहा है, ऐसे में इटली की आगामी सरकार गठन पर भारत सहित सभी देशों और संगठनों की निगाहें टिकी होना स्वाभाविक है। हालांकि यहाँ हम भारत के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। चलिए अब एक एक करके इसके तमाम पहलुओं पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले इटली को समझ लेते हैं। यूरोपीय संघ G7 व नाटो का सदस्य इटली दक्षिणी यूरोप का एक अहम देश है। इसका बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय है जो लगभग बूट जैसा आकार लिए हुए है। इसकी राजधानी रोम इसी प्रायद्वीप पर तट से कुछ दूर स्थित है। एपिनेंस पर्वत, दक्षिणी आल्प्स और पो नदी घाटी के बड़े मैदान की मौजूदगी वाला ये देश दक्षिण पश्चिम में ट्यूनीशिया, दक्षिण में माल्टा, जबकि पूर्व में क्रोएशिया, बोस्निया व हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस से अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ऑस्ट्रिया और लैंडलॉक्ड स्विट्जरलैंड इसके उत्तर में स्थित हैं। वहीं उत्तर पूर्व में इसकी सरहद स्लोवेनिया और उत्तर पश्चिम में फ्रांस से लगती है। सिसिली और सार्डिनिया इसके 2 अहम यूरोपीय द्वीप हैं, जबकि लैम्पेडूसा और लैम्पियोन द्वीप अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। अधिकांश हिस्सा प्रायद्वीपीय होने के चलते इटली एड्रियाटिक, आयोनियन, टायरियन, लिगुरियन व भूमध्य सागर और सिसिली व मेसिना जलसंधि जैसी कई समुद्री इकाइयों से घिरा है। यहाँ सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी नामक 2 एन्क्लेव भी मौजूद हैं। एन्क्लेव का मतलब वैसे क्षेत्र से है जो किसी देश के सीमाओं के भीतर ही स्वतंत्र राजनीतिक इकाई होते हैं। इटली दुनिया की बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बावजूद ये अभी भी यूरोपीय संघ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इतना ही नहीं, पश्चिमी सैन्य और सुरक्षा संगठन नाटो की सैन्य हिस्सेदारी में इसका 5वां स्थान है। इसीलिए न केवल यूरोपीय संघ व नाटो के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी इटली काफी महत्व रखता है। चलिए बारी है भारत और इटली के संबंधों की। आइए पहले भारत और इटली के अब तक के संबंधों के बारे में जानते हैं। भारत और इटली के बीच का संबंध पिछले कई 100 वर्षों के मधुर व्यापारिक संबंध पर आधारित है। हमने देखा है कि इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। पिछले कई वर्षों के कूटनीतिक और आयात निर्यात व्यवहार के चलते भारत और इटली के मध्य बहुआयामी संबंध उभर कर सामने आए हैं। चूंकि मौजूदा विश्व व्यवस्था में आर्थिक संबंधों को अधिक तवज्जो दी जाती है, इसीलिए पहले हम इसी पहलू पर गौर करते हैं। इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इसे लेकर 80 के दशक की शुरुआत से ही व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में 2007 तक द्विपक्षीय व्यापार में एक मजबूत वृद्धि देखी गई। 2008 की विश्वव्यापी मंदी से पहले इतालवी अर्थव्यवस्था में एक उल्लेखनीय मंदी आई, जिसका द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
2011-12 में वैश्विक आर्थिक सुधार के कारण ये द्विपक्षीय व्यापार फिर से काफी बढ़ा। 2014-15 में कुल व्यापार 1.12% की नकारात्मक वृद्धि के साथ लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इटली को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल है तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, वस्त्र, रसायन, रत्न और आभूषण आदि। वहीं इटली से भारत में आयात की मुख्य वस्तुएं सामान्य और विशेष प्रयोजन के लिए मशीनरी, मशीन टूल्स और इंजीनियरिंग आइटम्स हैं। भारत और इटली के मध्य आर्थिक संबंधों की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत में आज बहुत बड़ी मात्रा में इतालवी कंपनियां सक्रिय हैं। इसके अलावा टाटा, टीसीएस, विप्रो, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कई भारतीय कंपनियों के साथ बैंकों की शाखाएं भी इटली में काम कर रही हैं। इटली से एफडीआई प्रवाह के मुख्य क्षेत्र ऑटोमोबाइल यानी परिवहन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, धातु कर्म उद्योग, कपड़ा, विद्युत उपकरण आदि हैं। इसके अलावा दोनों देश बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रेलवे, खाद्य प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में लगातार एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं संबंधों के दूसरे अहम क्षेत्र की, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान व वैज्ञानिक सहयोग पर आधारित है। भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक संबंधों के समझौते पर औपचारिक मुहर 1976 में लगी। इसमें इटली और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके तहत भाषाई कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी विद्यार्थियों का आदान प्रदान किया जाता है। इटली में कई विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो भारतीय कला, इतिहास और भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इनमें से कई संस्थान इतालवी विद्यार्थियों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता 1978 से मौजूद है। समझौते में सालाना कार्य योजनाओं के तहत कई साझा अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने की बात कही गई थी। सांस्कृतिक संबंधों की बेहतरी का ही एक नमूना है कि 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इटली में उत्साहपूर्वक मनाया गया। अब हाल के वर्षों की बात करें तो नवंबर 2020 में इटली और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबंधों के विकास में मील का पत्थर माना गया। इसका कारण था कि इसके तहत दोनों देशों के बीच न केवल रणनीतिक लक्ष्यों को तय किया गया, बल्कि अगले 5 सालों के संबंधों का खाका भी तैयार किया गया। साथ ही दोनों देशों ने बहुपक्षीय क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। इटली और भारत के बीच दोस्ती 3 बुनियादी स्तंभों पर टिकी है: एकजुटता, स्थिरता और नवाचार। चलिए अब इन पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोरोना महामारी को एकजुटता की मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं। कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान कई देशों से बड़ी संख्या में नागरिकों को वापस लाने की चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो साथ ही ऐसी स्थिति में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में लॉकडाउन को भी अपनाया गया। इसने लोगों की आवाजाही को सीमित किया। इस बीच दोनों देशों के संस्थानों के बीच शानदार सहयोग ने नागरिकों को वापस लाने के काम को बहुत ही आसानी से निपटा दिया। इस दौरान इटली को भारत से अपार समर्थन मिला। हरित अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के मामले में भी सहयोग देखने को मिलता है। दोनों ही क्षेत्र में इटली और भारत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल इंटरैक्शन के जरिए इटली अपने व्यापारिक समुदायों को एक साथ लेकर आया है। इससे विचारों का आदान प्रदान करने, तकनीक साझा करने और अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास को अपनाने के लिए एक मंच प्राप्त हो सका है। इतना ही नहीं, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दोनों ही देश अपनी अनुसंधान और नवाचार साझेदारी को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। दोनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्यकारी प्रोटोकॉल शुरू कर चुके हैं। इसके तहत ही दोनों देशों के मध्य डिजिटल इनोवेशन फोरम आयोजित होता है, जिसका लाभ हमें विशेष रूप से दवा के फिर से उपयोग और टीकाकरण के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोनों ने अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी को भी समृद्ध किया है। इस विजन को और विकसित करने के लिए इटली ने भारत के उन्नत तकनीक और नवाचार केंद्रों में से एक में नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की योजना बनाई। विभिन्न स्तरों पर सहयोगों के साथ आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ते रहेंगे। इसकी ही मिसाल पिछले साल प्रधानमंत्री की रोम यात्रा पेश कर रही थी। चलिए अब नजर डालते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो किसी भी देश के साथ हमारा संबंध कई दफा हमारे देशवासियों का वह समूह भी तय करता है जो उस देश में रह रहे हैं।
दरअसल इटली प्रवासी भारतीयों की संख्या के मामले में ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा देश है। इटली में रह रहे ये प्रवासी भारत के साथ इटली के संबंध निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। इटली के एक नवीनतम आधिकारिक अनुमान के मुताबिक 2 लाख से अधिक भारतीय नागरिक इटली में निवास करते हैं। उनमें से अधिकांश कृषि, डेयरी व चमड़ा उद्योग, निर्माण कार्यों और सेवा क्षेत्र जैसे आर्थिक कामों में लगे हुए हैं। भारतीय डायस्पोरा का एक बड़ा अनुपात उत्तरी इटली के क्षेत्रों जैसे लोम्बार्डी, पिमोंट, वेनेटो के क्षेत्रों एवं मध्य इटली जैसे फ्लोरेंस व रोम और दक्षिणी इटली जैसे कैंपानिया और कैलाब्रिया में केंद्रित है। भारत के सभी प्रवासी आगे के संबंधों को तय करने में अहम योगदान दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आखिर में असली सवाल यही है कि अगली सरकार किस हद तक एक विश्वसनीय साझेदार बनी रहेगी और क्या आगामी सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रख सकेगी। हालांकि संबंधों के मधुर और गहरे इतिहास को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों देश न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के रिश्ते को तय करने में निश्चित ही अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे कई साझा क्षेत्र व हित मौजूद हैं जहां दोनों देश अपने संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो सवाल है, इटली में नई सरकार के गठन के मद्देनजर भारत इटली संबंधों की पड़ताल कीजिए।